एवरीवन, आज डेट है 11 दिसंबर 2020। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग से लेकर के है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के है और उसके बाद में हम ईरान समझौता, जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन इस पेंडेमिक के समय चल रही है, उससे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या सही है उस ऑनलाइन एजुकेशन से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर के है। कल 10 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शुरुआत की, उनकी भूमि पूजन किया और उनकी नींव रखी। अब इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इसमें फैक्ट सबसे पहले ये दे रखा है कि जो हमारी जो नई पार्लियामेंट है उसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप होगी। और जो हमारी लोकसभा है उसकी यहाँ थीम दे रखी है, लोकसभा की थीम है वो पिकॉक होगी। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। और जो राज्यसभा की जो थीम है वो लोटस होगी और नेशनल फ्लावर है लोटस हमारा। सेंट्रल लॉज की जो थीम है वो बनियान ट्री होगी और बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री है। और जो ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसका जो क्राउन होगा, मतलब उसका ताज होगा, वो हमारा नेशनल एम्ब्लेम होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल एम्ब्लेम है वो हमने कहाँ से लिया था, कहाँ से इसको अक्वायर किया गया है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारी जो लोकसभा की कैपेसिटी, मतलब उसकी सिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया गया है। वर्तमान में उसकी सिटिंग कैपेसिटी 552 पीपल की है और उसको इंक्रीज करके 888 किया गया है। राज्यसभा के लिए 384 सीट्स की गई है। वर्तमान में ये जो है वो 250 सीट्स की कैपेसिटी है। और एक जॉइंट सेशन के लिए 1272 सीट के लिए भी इस तरीके की कैपेसिटी का सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा लोकसभा का, जहां पर जॉइंट सेशन हो सके। अब जॉइंट सेशन क्यों होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब कोई बिल को पास करवाना होता है और उस पर सहमति नहीं बनती तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन होता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के थ्रू जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। वो आपके अलग अलग सभा में ही, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास करवाना होगा। अब देखो, लोकसभा की जो वर्तमान जो सीट की जो पावर है, मतलब कितनी सीट है इस समय हमारी लोकसभा में, तो 545 सीट है। 545 में 543 तो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते थे और 2 लोग एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू लोकसभा में। लेकिन जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको रिप्लेस कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। देखो, ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, जब हमारे इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया तो कुछ अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के लोगों से शादी की और यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से शादी की, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। मतलब जिनमें इंग्लिश ब्लड हो वो एंग्लो इंडियन बोले जाते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि उनकी पॉपुलेशन कम थी, उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं मिल पा रहा था हमारी जो जहाँ पे लॉ बनते हैं उस बॉडी में, तो इसलिए उनको नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ये माना गया है कि एंग्लो इंडियंस को प्रॉपर रिप्रेजेंट मिल पा रहा है लोकसभा में, तो उनको नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो हमें ध्यान होना चाहिए। राज्यसभा की जो वर्तमान जो पावर है वो 250 है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 250 मेंबर बैठ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों के लिए ही राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं। तो ये हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए है। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टाटा प्रोजेक्ट्स है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक इसको तैयार कर दिया जाएगा, जब हमारा देश हमारा 75वां स्वतंत्रता साल सेलिब्रेट कर रहा होगा, उस साल इसका इनॉग्रेशन होना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के साथ में कुछ चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप नींव तो रख सकते हो लेकिन अब इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों ने इस पर रोक लगा रखी है। रोक लगाने का जो कारण है वो है पेड़ों की कटाई। ऐसा बोला जा रहा है कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा, तो उसके लिए इस बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लगाने की बात की जा रही है। इस बिल्डिंग के निर्माण में 971 करोड़ का खर्चा आएगा।
तो ये हमारी नई पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ये जो कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है उसको लेकर के जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरीके से वैक्सीन बनाने के लिए उनमें होड़ मची हुई है, उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। देखो, अभी कुछ कंपनियों ने अपने यहाँ पर डाटा जमा करवाई और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ये बोला कि आप हमें अथॉरिटी दो कि हम वैक्सीन शुरू कर सके लोगों को देना। तो देखो, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया कि आपके जो डाटा है वो इनसफिशियंट है कि आपको ये पावर दी जाए कि आप वैक्सीन बना सको। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की जो वैक्सीन जो बनाई जाती है वो एक तरीके से एक प्रोसीजर होता है, उसको आप सीधे ही ले जा करके, ऐसे नहीं है कि जैसे वर्तमान समय में अगर हम बात करें जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के लिए भी कुछ जो दवाई बनी होगी ना, सबसे पहले ये जो डिजीज आई होगी तो इस डिजीज के लिए जब दवाई बनी होगी तो उसका एक प्रोसीजर हुआ होगा, पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट किया गया होगा, फिर इंसानों के ऊपर टेस्ट किया गया होगा और उसका टेस्ट का भी एक प्रोसीजर होता है, 3 ट्रायल लेने होते हैं, उसके बाद में भी उसका 1-2 महीने तक उनका रिजल्ट देखा जाता है। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो एक प्रोसीजर है हर चीज के लिए। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने इस चीज के लिए मना कर दिया है कि पहले आप अपने सफिशियंट डाटाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट करो और फिर अगर लगेगा कि आप सफिशियंट डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रख रहे हो, आपने जो काम किया है वो इस सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, कोरोना के डर को खत्म करने के लिए प्रॉपर है, तो इस पर काम किया जाएगा। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भारत बायोटेक जो कंपनी है, कहाँ की, हैदराबाद की, उसने अपने फेज 3 का कोई डाटा ही सबमिट नहीं किया है, लेकिन वो वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ अनुमति लेने आ गई है। आगे इसमें जो सीरम जो कंपनी है पुणे बेस्ड, उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो अन्य देशों में जो ट्रायल किया है उसके फेज 2 और फेज 3 के डाटा यहाँ रख दिए हैं और उनका जो एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल के बीच में जो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए वो उन्होंने मेंटेन किया ही नहीं है। और देखो, ये जो भारत बायोटेक है ना, उसने तो अपना जो 3rd जो ट्रायल है वो तो नवंबर में किया था, तो नवंबर और आज 11 दिसंबर है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि आपने जो ट्रायल किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखो, ये जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ये उनकी अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है। देखो, कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, अगर चाहे तो इससे बहुत जल्दी आप वैक्सीन का नाम करके लोगों में एक डर दूर कर सकते हो, लेकिन जब उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आएंगे और उससे जब दुनिया मरने लगेगी, ऐसा बोला जाने लगेगा कि कोरोना की वजह से लोग पता नहीं मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे, लेकिन वैक्सीन की वजह से लोग मरने लग गए, तो ये जो डर है वो इंसानों में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस डर को खत्म करना है, इस डर को खत्म करने के लिए सब कुछ एक जो चीज है वो प्रोसीजर में और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि देखो, सितंबर में पूरी वर्ल्ड की जो ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है उन्होंने एक साइन किया था और एक जॉइंट प्लेज, मतलब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने पर्सनल फायदे के लिए, कि जल्दी से जल्दी देखो जिसकी वैक्सीन सबसे जल्दी आएगी उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा बिकेगी और सबसे ज्यादा बिकेगी तो उसका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने एक साइन किया था कि आप हमारे पर्सनल फायदे को रखेंगे हम लोग दूर और कोरोना की जो वैक्सीन बनाएंगे उसमें सारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे और जो हमारी इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखने की जो हमारी इच्छा है उसको हम टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। तो इस आर्टिकल में लास्ट में बोला गया है कि जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और जो ट्रायल जो फेज है उसको पूरे एथिकल स्टैंडर्ड के साथ में, प्रोसीजर के साथ में काम करना चाहिए और फिर पूरे डाटा अपने इसमें रखने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब कोरोना की वजह से जो डर है वो वैक्सीन आने के साथ में कम होना चाहिए, ना कि दोबारा जो लोग हैं उनमें डर बढ़ जाए कि वैक्सीन गलत लगाई जा रही है। ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो हमें नहीं खोना है।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ईरान को लेकर के है। देखो 2002 के लगभग सबसे पहले पता लगाया गया कि ईरान जो देश है वो यूरेनियम के भंडार का उपयोग करके एटॉमिक जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको बढ़ा रहा है। तो बहुत सारे देशों ने, पूरे विश्व के देशों ने उसके ऊपर बहुत सारे क्या लगा दिए थे, पाबंदी लगा दी थी। अब इससे क्या हो रहा था, ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ईरान और जो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके साथ में +1, इस संधि को बोला जाता है P5+1। ये परमानेंट मेंबर्स यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, और ये जो 1 है वो जर्मनी है। इन देशों ने मिलके किसके साथ में, ईरान के साथ में मिलके समझौता किया 2015 में। उस समय यूएस के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। तो उन्होंने साइन किया और ईरान इस चीज़ पे काम भी कर रहा था कि जो जो उसके ऊपर इस संधि के तहत ये लगाए गए थे कि आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते यूरेनियम का, उसके तहत ईरान काम भी कर रहा था। लेकिन 2017 में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने इस समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब क्या होता है कि जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचे, जो बहुत सारी ईरान के साथ में जो परेशानियां चल रही थी वो दोबारा से बढ़ गई। तो अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बनेंगे, उससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान के साथ जो समझौता हुआ था, क्या वो रेगुलर होगा या उसमें कुछ चेंज होगा। तो देखो सबसे पहले ये बात देखी गई है कि ईरान की विरोधी है, सबसे बड़ी जो विरोधी है वो है सऊदी अरेबिया और इजराइल। तो ये देखा जाएगा कि इजराइल जो है और सऊदी अरेबिया, अगर पहले वाला समझौता फॉलो किया जाता है तो सऊदी अरेबिया और इजराइल का साथ किसके साथ होगा, वो यूएसए के साथ जाएंगे। देखो अगर इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो यूएसए का साथ छोड़ के हो सकता है वो किसी और देश का साथ देने लग जाए। लेकिन अगर वो पहले वाला समझौता होता है तो इंडिया को इससे फायदा होने वाला है। जो क्रूड ऑयल के लिए एक लिमिट लगाई गई थी कि कोई भी देश उसे क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता, और उसकी तुलना में इंडिया को अन्य देशों से महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा था। तो अगर ये समझौता हो जाता है, रेगुलर होता है, तो इंडिया यहाँ से क्रूड ऑयल खरीद सकेगा। और ये वही क्रूड ऑयल है जिससे हम पेट्रोल, डीजल और हमारे जो बेसिक नेसेसरी जैसे वैसलीन, ये सब कुछ निकालते हैं। तो उस क्रूड ऑयल को इंडिया, देखो कंपटीशन जब होता है ना, तो किसी भी चीज के जो प्राइस है वो रेगुलेट होने लग जाते हैं, और जब कंपटीशन ही नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इंडिया जो यहाँ पर ईरान में एक चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया अफगानिस्तान तक, चाहबार पोर्ट जो डेवलप कर रहा है ताकि अफगानिस्तान तक हम हमारी रीच बना सके, ये भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकेंगे। क्रूड ऑयल में हमें फ़ायदा मिलेगा, तो इंडिया के लिए तो देखो प्रॉफिट होगा। तो ये देखना है कि 20 जनवरी को जैसे ही वो ओथ लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, ईरान के जो पॉइंट है, ईरान की जो समस्या है उस पर क्या डिस्कशन होगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के है। इसके जो लेखक हैं वो कृष्णा कुमार हैं, जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर। देखो इस आर्टिकल की जो शुरुआत है वो कृष्णा कुमार ने अपने पर्सनल इंसिडेंट्स के साथ में की है कि साल से पहले किसी बंदे ने उनसे बात की और उनको बोला कि मोंटेसरी जो मेथड्स हैं, मोंटेसरी मेथड्स के थ्रू कोई बंदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को। अब मोंटेसरी मेथड क्या होते हैं, मोंटेसरी मेथड होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप में खेल खेल में सीखना, खेल खेल में मतलब उनको किसी चीज़ से सिखाना, ऐसे लिख पढ़ कर नहीं सिखाना। जैसे उनको घर सिखाया या उनको एप्पल की फ़ोटो दी, कुछ भी चीज़ जो उनको खेल खेल में वो सीखे, वो होती है मोंटेसरी मेथड। तो ये कृष्णा कुमार बोलते हैं कि पहले तो ये चीज़ें मुझे बकवास लगी, लेकिन जैसे ही कोरोना जो पेंडेमिक आया तो ये चीज़ें तो रियल में घटित होने लगी। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने जैसे ही स्कूलें बंद हुई, अब बच्चों को सिखाना तो था, तो एक से बढ़कर एक सेटअप स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा।
आगे इस आर्टिकल में सबसे पहले तो प्रॉफिट हम देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या प्रॉफिट हुआ। देखो, पेंडेमिक के थ्रू बच्चों को आप सिखाना तो नहीं छोड़ सकते थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन से एक फायदा तो ये हुआ कि बच्चों में जो सीखने की जो लत थी, उनको जो शिक्षा दी जा रही थी वो रेगुलर बनी रही। दूसरा, हम पेंडेमिक से बच पाए, जो बाहर निकल करके जो भीड़ भाड़ क्रिएट कर रहे थे लोग, उससे हम बच पाए, बच्चे घर में रहकर ही सीख पाए। लेकिन बाद में इस आर्टिकल में जो हमारे साइड इफेक्ट हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन के, वो बताए गए हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, जिनके पास में इतनी सुविधाएं नहीं है, वो इस ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पाए। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, उन्होंने अपने बच्चे को हर सुविधा दी, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिली, लेकिन इससे सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई कि बच्चे शिक्षा के जगह पर और चीजें जैसे गेम्स, पोर्नोग्राफी, इनकी तरफ इंक्रीज हो रहा है लोगों को, बच्चों का वो। तो इस आर्टिकल में ये इसके साइड इफेक्ट बताए गए हैं। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट, टीचर्स का भी साइड इफेक्ट बताया गया है कि टीचर्स जो हैं, जिनका काम होता है बच्चों को नॉलेज देना एक तरीके से, और नॉलेज कैसे दें, प्रैक्टिकल के थ्रू दें। तो देखो, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप उनको प्रैक्टिकल तो सिखा ही नहीं पा रहे हो, और प्रैक्टिकल होता है लैब में जाने से। तो बच्चा लैब में ही नहीं जा रहा है तो प्रैक्टिकल तो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी परेशानी टीचर्स के लिए है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ टीचर्स उनका आंसर दे पा रहे हैं। ऑनलाइन बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, बच्चों को बार बार टेस्ट क्रिएट करवाए जा रहे हैं, बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बच्चों की इंक्रीज करवाई जा रही है, बच्चों का जो लॉजिक है वो जीरो होता जा रहा है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है। एक आर्टिकल में एक उदाहरण दिया गया है। देखो, वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में कोडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसके लिए बहुत सारे ऐप बन गए हैं। 7 साल का बच्चा ऐप क्रिएट कर रहा है, और इस चीज़ को बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा है कि देखो 7 साल का बच्चा क्या कर रहा है, ऐप क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब उन ऐप वालों से, उन कोडिंग वालों से पूछा जा रहा है कि बच्चे को लॉजिक कितना डेवलप हुआ, बोले लॉजिक तो बाद में सिखा देंगे, पहले बच्चा ऐप तो क्रिएट करना सीख रहा है, टेक्नोलॉजी सीख रहा है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से क्या क्या परेशानियां होंगी वो आज नहीं दिखेंगी, वो आने वाले समय में रिप्रेजेंट होने वाली है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो रेगुलर स्कूल जाने का जो अल्टरनेट है वो तो कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेगुलर स्कूल जाने से बच्चे में ना केवल वो प्रैक्टिकल के थ्रू नॉलेज गेन करता है, बल्कि इसके अलावा क्या होता है, बच्चों में जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। बच्चा बाहर निकलता है, सोशल लोगों से उसका इंटरफेयर होता है, उसको तरीका आता है कि उसको जीवन कैसे जीना है, बात कैसे करनी है, सलीका सीखता है वो। बाहर जब वो ग्राउंड में जाकर गेम्स खेलता है तो उसमें एक जो टीम की जो भावना होती है, लीडरशिप की जो भावना होती है, वो इंक्रीज होती है। वो किससे सिखाते हो आप, वो उनको आप खेल के थ्रू, जो मतलब आपने प्रैक्टिकल किया उसके थ्रू सिखाते हो, ना कि आप थ्योरी सिखा के आप एक बेहतरीन भविष्य हमारे देश का नहीं बना सकते हो। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन जो चल रही है, देखो कोरोना पेंडेमिक कब तक चलेगा, कब तक ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, इसका कोई अभी तक कोई लिमिट नहीं है कि कब तक ये चीज़ चलने वाली है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, ऑफलाइन एजुकेशन के लिए हर चीज़ की गाइडलाइंस है, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके लिए हमारे इंडिया में कोई गाइडलाइन है, तो इसके लिए काम होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरफेयर होता था, जो बात होती थी, फेस टू फेस जो बात होती थी, जो चीज़ों को सीखने का फेस एक्सप्रेशन से जो बच्चा सीख पाता था, वो नहीं सीख पा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये लास्ट में ये बोला गया है कि देखो, पेंडेमिक के दौरान देना तो ऑनलाइन एजुकेशन है, क्योंकि बच्चों को आप सिखाना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होना है, टीचर्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होना है, और जो टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है उसमें कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चा एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन तो पता नहीं ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, लेकिन अदर चीज़
उनमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए द हिंदू के एडिटोरियल के। ओके, थैंक यू।